हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 2020 में ही ये सभी प्रश्न आए हैं। जो अभी हाल ही में सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, अभी हमने इससे पहले CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन करे थे। अब हम कर रहे हैं सीपीओ जो अभी पेपर हुए थे उसके हम क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए उत्तराखंड के कोई भी हो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही NTPC का भी पेपर चल रहे हैं तो वहाँ भी ये प्रश्न आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा क्वेश्चंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर बताऊँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कालिंजर का किला कहाँ स्थित है। तो देखिए, कालिंजर का किला आपने सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण किला है। ये वही किला है जिसको विजय करने के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। आपको पता होगा कालिंजर अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जो कालिंजर का किला है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है ये और यूपी के बांदा जिले में है। अगर जिला भी पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण बोला जाता है 10वीं सदी में, 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, इसको अभेद किला माना जाता है क्योंकि इसको कई शासकों ने विजय करने की कोशिश करी लेकिन वो इसको जीत नहीं पाए। उनमें महमूद गजनवी भी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, हुमायूं भी गया था, शेरशाह सूरी भी गया, लेकिन कोई भी इसको जीत नहीं पाया था। आखिर में अकबर ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो आपको केवल ये पूछा जा रहा है कालिंजर का किला कहाँ स्थित है। ये यूपी में स्थित है और इसी में यहीं पर तोप फटने से या तोप खाने में 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। देखिए, ऋग्वेद को कुल 10 मंडल या 10 पुस्तकों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। अगर सूक्त की बात की जाए तो इसके अंदर 1028 सूक्त हैं। अगर त्रिचाओं की बात की जाए कि इसके अंदर त्रिचाएँ कितनी हैं तो 10,462 इसके अंदर त्रिचाएँ हैं और इन त्रिचाओं को पढ़ने वाले को होतु बोला जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्य समाज के जो आर्य समाज थी, आर्य जाति थी, उनके राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हमने बोला कि इसको 10 मंडलों में बांटा गया है तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसी के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार जो 8वां मंडल है उसी में जो हाथ से लिखी गई त्रिचाएं हैं उनको बोला गया है खिल। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में हाथ से लिखी गई त्रिचाएं हैं, तो वो कौन सा है? वो है मंडल 8। इसी प्रकार मंडल 9 जो है वो सोम देवता को, ठीक है, उनको समर्पित है। तो आपको प्रश्न बनता है इन ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? वो है 9वां मंडल। एक और चीज, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का हुआ है? किसका हुआ है? इंद्र का। ठीक है, 250 बार इनका उल्लेख हुआ है और उसके बाद दूसरे पर आते हैं अग्नि, इनका 200 बार उल्लेख हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन जो थे इन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तमिल कवि थे और इन्होंने तमिल भाषा में रामायण को लिखा था। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर के नाम से, यानी कि उभयचर वे होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस वायसरॉय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो देखिए, वायसरॉय की बात कर रहा है 1882, हमको पता है 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन का टाइम था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, हंटर कमीशन, इसका पूरा नाम था विलियम हंटर। ठीक है, विलियम हंटर इसका नाम था और ये जो कमीशन था ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा सुधारों से ये संबंधित कमीशन था। एक और चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि रिपन का जो कार्यकाल था वो 80 से लेकर 84 के बीच में था। इसने इस बीच कई सारे अच्छे काम किए थे, इसीलिए रिपन को भारत का उद्धारक भी बोला जाता है। भारत का उद्धारक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसने क्या क्या अच्छे काम किए थे वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसने 1882 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसको लॉर्ड लिट्टन लेके आया था 78 में, उसको इसने ख़त्म किया था। ठीक है, उसको इसने हटा दिया था। दूसरा, इसने सिविल सेवाएं थी जो सिविल सर्विस, उसकी एज को 19 जो कर दी थी लिट्टन ने, 19 से बढ़ाकर 21 किसने कर दिया था? रिपन ने। ठीक है, तो पहले 19 कर दी थी किसने? लॉर्ड लिट्टन ने, इससे पहले वाले ने, लेकिन इसने वापस से सिविल सर्विसेज की एज 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। ठीक है, न्यूनतम। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, अधिकतम, उसके बाद क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसको बोला जाता है, किसको, लॉर्ड रिपन को। और इसी के समय में जो पहला कारखाना अधिनियम आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम, वो लॉर्ड रिपन के ही टाइम पे आया था 1881 में, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था, जो पहला कारखाना अधिनियम आया था कि जो 7 साल से कम के बच्चे हैं उन पर बैन लगा दिया था कि वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि कंपनियों को बोल दिया गया था कि वो 7 साल से कम के बच्चों को काम पर ना रखें, और जो 7 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनसे 9 घंटे ही काम लिया जाए। ये प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि जो प्रथम कारखाना अधिनियम आया था उसमें कितने साल से कम के बच्चों को काम करने से मना किया गया था, वो थे 7। इसी के टाइम पे इल्बर्ट बिल भी आता है, ठीक है, 1883 में जो इल्बर्ट बिल होता है, जिसमें क्या बोला जाता है कि जो भी जो अंग्रेज़ होंगे, जो अंग्रेज कैदी होंगे, जो अंग्रेज गुनहगार होंगे, उनके ऊपर भारतीय न्याय जो जज होगा वो भी फैसला दे सकता है, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। और तो उसको बाद में क्या लिया गया था, वापस लेना पड़ा था इसको, ठीक है। तो उसको श्वेत विद्रोह भी बोला जाता है। इल्बर्ट बिल के विरोध में जो विद्रोह हुआ था उसको क्या बोला जाता है, श्वेत विद्रोह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड रिपन से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गोवर्धन मठ, और ये स्थित है पुरी में, ठीक है, पुरी उड़ीसा में। विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो विटिकल्चर को जो संबंध है ये है अंगूर की खेती से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। अगर बात करें सब्जी उत्पादन की तो ये ऑलेरी कल्चर है, ठीक है, कौन सा है, ऑलेरी कल्चर। अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो ये सेरीकल्चर से आता है, ठीक है। मछली प्रजनन या मछली पालन की बात करें तो पिसिकल्चर। अगर बात करें फलों के उत्पादन तो फलों के उत्पादन के लिए होता है पोमोकल्चर। बागवानी की बात करें तो हॉर्टिकल्चर, और हवा में अगर पौधे उगाने हों तो एरोपोटिक कल्चर, ठीक है। और अगर मधुमक्खी पालन हो तो फिर एपीकल्चर। तो ये सारे आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 के तहत जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चे, उनको किसी भी कारखाने में लगाने पर क्या है, पाबंदी या प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत। अगर अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसके तहत क्या किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 17 के तहत। अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो इसके तहत क्या किया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसके अधीन आती है। और 21 का के तहत क्या आता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न बनाए कि जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होगी उसको कब घोषित किया गया, उसको कब शामिल किया गया मौलिक अधिकारों में, तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। 2002 में किया गया था, लेकिन अमेंडमेंट कौन सा था वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला है हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? इसको में कर देना, ठीक है। तो हैदराबाद रियासत को कब भारत में मिलाया गया था? 1948 में, ठीक है। आपको पता है, देखिए उस समय जो जूनागढ़ रियासत थी उसको पुलिस कार्रवाई के दम पर भारत में, जो जनमत संग्रह था उसके दम पर भारत में मिला दिया गया था। पहले वहाँ पर आर्मी ही भेजी गई थी, पुलिस भेजी गई थी, लेकिन उससे क्या हुआ, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, वो काफ़ी नाराज़ हुआ। तो फिर सरदार पटेल ने क्या करा, वहाँ पर बोला कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, ठीक है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया। कब किया गया था जूनागढ़ को? 1948 में, ठीक है, फरवरी 1948 में। उसी प्रकार हैदराबाद को 1948 में पुलिस कार्रवाई के तहत भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय भारत के लिए और अभी भी है, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत में मिलाया गया था। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को ही मिलाया गया था, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 में। तो जम्मू कश्मीर का विलय कब होता है? 1947 में, और बाकी अन्य दो का 48 में। एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो लगभग 750 वाट के बराबर होता है। अगर एग्जैक्ट दिया होता तो 746 वाट के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर लगभग पूछा गया था और सभी आंसर आप देखें ऑप्शन तो सारे दूर दूर हैं, नज़दीक कोई नहीं है। तो 746 के नज़दीक एक ही है, तो 750 इसका राइट आंसर होता। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? तो कथा सरित सागर जो है ये किसकी रचना है? सोमदेव की ये रचना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न सीपीयू में ये पूछे गए थे, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एनटीपीसी के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जो जीके के क्वेश्चन है, क्योंकि अब जीके भी थोड़ा टफ आने लगा है। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन
के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए जो ये संगठन है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये जो संगठन है ये बनाया था कैलाश सत्यार्थी ने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इन्होंने ये संगठन बनाया था। इसी के अलावा एक और चीज़ इनसे पूछी जाती है कि बचपन बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे या इसके जनक कौन थे, तो वो भी कैलाश सत्यार्थी थे। और ये जो आंदोलन था उनका बचपन बचाओ आंदोलन, ये इन्होंने 1980 में शुरू किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में हुआ था और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं। अगला है बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्य उत्सव हैं? तो बतुकम्मा और बोनालू जो हैं ये तेलंगाना के राज्य उत्सव हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इससे पहले WTO नहीं था, गेट था, GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसकी स्थापना, गेट की स्थापना अगर पूछेगा तो 1947 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन अगर पूछेगा WTO तो ये आएगा 1995 में। WTO ने गेट संगठन को ही रिप्लेस किया था, यानी कि इसकी जगह पर इसको ख़त्म किया गया और WTO को बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE यानी कि जिसको लिट्टे भी बोला जाता है, में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया था या किया गया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में आ चुका है। वैसे ही एक यहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो देखिए जो लिट्टे था इसका फुल फॉर्म क्या था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, तो यानी कि जो पहला वाला टी आ रहा है इसका मतलब है टाइगर्स, तो ये टाइगर से संबंधित था। और दूसरे टी का मतलब था तमिल के लिए, ठीक है। एल का मतलब था लिबरेशन और ई का मतलब था एलम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से था ये संबंधित? श्रीलंकाई गृह युद्ध। एक पेपर में ये प्रश्न भी बना था कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त होता है 2009 में। शुरू कब हुआ था? 1983 में, ठीक है। तो 1983 से लेकर 2009 तक ये युद्ध चला था और इसी संगठन ने 1991 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी भी हत्या इसी संगठन के द्वारा की गई थी। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है शांत घाटी आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो देखिए ये उसी राज्य में होगा जहां पे शांत घाटी है यानी कि साइलेंट वैली है। और साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। अगला है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के जो वीनस है, ठीक है, वीनस के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह के 0 उपग्रह हैं। और शुक्र के साथ साथ जो बुध है उसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। तो जो शुरुआत के 2 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के क्रम में, उन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरे पे आता है पृथ्वी जिसका 1 है, चौथे पे आता है मार्स यानी कि मंगल जिसके 2 हैं। उसके बाद वह संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जो पहला सार्क सम्मेलन हुआ था ये 1985 में हुआ था ढाका में, ठीक है। ढाका में इसका गठन होता है और पहला सार्क सम्मेलन यही होता है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि वो होता है भारत में। तो आपको पूछा जाएगा भारत में पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1986 को हुआ था, ठीक है। सार्क का ये दूसरा सम्मेलन था और भारत में हुआ ये पहला था। भारत में ये 1986 बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। अगला है 2 क्रमागत अमावस्या के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? तो 2 क्रमागत जो अमावस्या के बीच की अनुमानित अवधि होती है वो कितनी होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। लगभग 29.5 दिन। तीजन बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तीजन बाई जो हैं ये कला गायन लोक इनसे ये संबंधित हैं, ठीक है। वैसे पांडवनी जो लोकगीत है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, उसकी ये प्रमुख गायिका है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा लोकगीत है? पांडवनी। और कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो तीजन बाई का संबंध किससे है? कला गायन लोक, ठीक है, यानी कि लोक गायन से आप इसको बोल सकते हैं। अगला है मणिपुर का स्वदेशी खेल सागोल कांगजई किस खेल के समान है? तो सागोल कांगजाई जो है ये किसके समान है? पोलो के ये समान है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये कहाँ का खेल है? मणिपुर का। और किसके समान है? पोलो के।
अगला है निशी, अपतानी और बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से किस राज्य में बोली जाती हैं? तो निशी, अपतानी और बोकर जैसी जो ये भाषाएं हैं ये कहाँ बोली जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। जयप्रकाश नारायण को निम्न में से कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देखिए जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल है LNJP हॉस्पिटल। तो LNJP हॉस्पिटल की जो फुल फॉर्म है वो यही है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक बोला जाता है, जननायक नहीं बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में जननायक किसको बोला जाता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, जो JP थे, जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा कर दिया था और इंदिरा गांधी को सरकार से बाहर कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998 में मिल चुका है, जबकि इनकी मृत्यु 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होती है इनकी मृत्यु? 1979 में। इनको 1998, कहीं पर 99 भी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे 1998 है। तो 98 में इनको भारत रत्न मिल चुका है और 1965 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, हल्लीसक मूल रूप से किस राज्य का समूह नृत्य है? तो जो हल्लीसक है ये किस राज्य का समूह नृत्य है? गुजरात का। अगला है गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से, और इसका कुल क्षेत्रफल पेपर में पूछा गया था 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गोवा पर भारत में विलय से पहले पुर्तगालियों का शासन था और 19 दिसंबर 1961 तक ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 19 दिसंबर 1961 से ये भारत का हिस्सा है, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। अंग्रेज़ों ने किस वर्ष आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित कर पंजाब पर अधिकार कर लिया था? तो सिखों को पराजित कर अंग्रेज़ों ने पंजाब को विलय कब कर दिया था ब्रिटिश में? 1849 में। ठीक है, उस समय जो भारत का वायसराय गवर्नर जनरल था वो कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कराया था भारत में। ठीक है, यहाँ पर बात हुई आंग्ल सिखों युद्धों की। तो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये 1845-46 में हुआ था, और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1849 में हुआ था। ठीक है, अगला है बिरहोर नृत्य किस राज्य की जनजाति का एक लोक नृत्य है? तो बिरहोर नृत्य जो है ये किस राज्य की जनजाति के द्वारा किया जाता है? झारखंड की। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा साझा करता है जो कि है 106 किलोमीटर की। ठीक है, सबसे बड़ी पूछेगा तो 4096 किलोमीटर की किसके साथ लगती है? ये बांग्लादेश के साथ। अगला है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अगर भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो उसका अधिकार किसको प्राप्त है? वो है संसद को। और आपको पता है संसद 3 तत्वों से मिलकर बनी है। पहली है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है संसद, और संसद के पास ये अधिकार है कि किसी भी नए राज्य का गठन करना हो तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उनके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।